तो सभी बहनों एवं भाइयों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2025 से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो है प्रबंधकीय कौशल का प्रैक्टिस सेट नंबर 8। यानी कि इससे पहले लगभग 8 प्रैक्टिस सेट हम हर एक सब्जेक्ट का करवा चुके हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो चैनल के अंदर प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाकर के आप ये सारी वीडियो देख लेना। जैसा कि आपको पता है आपके एग्जाम में 45 नंबर का जो है आपका प्रबंधकीय कौशल आने वाला है, जिसे हम मैनेजमेंट कहते हैं। और बहुत सारे लोगों को समस्या इसी विषय में आ रही है। तो चलिए देख लेते हैं क्या कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको ये भी बताना है कि आपके कितने नंबर आए हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि जितनी भी वीडियो हम अपलोड करें वो सारी वीडियो टाइम टू टाइम आप तक पहुंच सकें। आइए शुरू करते हैं। देखिए, उससे पहले आपको बता दें, जिन लोगों को अभी भी तैयारी नहीं हुई है, जिन लोगों की और जो लोग परेशान हैं कि सर तैयारी कैसे करें और अब रिवीजन भी करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए एमपी महिला पर्यवेक्षक के कंप्लीट सुपर नोट्स तैयार हो चुके हैं। चारों सब्जेक्ट के सुपर नोट्स आपको मात्र 128 रुपये में मिलने वाले हैं। जिन लोगों ने मंगा लिया है उन लोगों को पता है कि इस नोट्स की क्या महत्वता है। ठीक है, अगर आपका पूरा तैयारी भी आपकी पूरी हो चुकी है, आपका सारा सिलेबस भी कंप्लीट हो चुका है, फिर भी ये नोट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर ये नोट्स आप ले लेते हैं तो मान लीजिए टेस्ट में अगर अभी आपके 130 नंबर आ रहे हैं, तो इन नोट्स को कंप्लीट करने के बाद में आपके कम से कम 20 से 25 नंबर और बढ़ सकते हैं। इस तरह से इन नोट्स को डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, और अभी आपके पास में 20 से 22 दिन है, तो आप आराम से इन नोट्स को 2 बार कंप्लीट कर सकते हैं। इसलिए इन नोट्स को तुरंत मंगा करके अपनी तैयारी में और मजबूती दे दीजिए। और जिन लोगों को लगता है कि हमारी तैयारी नहीं हुई है, वो लोग भी तुरंत की तुरंत इन नोट्स को मंगवा सकते हैं। मात्र 128 में ये नोट्स आपको मिलने वाले हैं। सर नोट्स में क्या-क्या मिलेगा? तो चलिए बता देते हैं। नोट्स में आपके चारों सब्जेक्ट कंप्लीट कवर किए गए हैं। जैसे कि पहला है पोषण एवं स्वास्थ्य, जो 55 नंबर का आपका आने वाला है। इसमें जितने भी आपके सिलेबस में दिया गया है, जो भी टॉपिक दिया गया है, उन सबको कंप्लीट कवर किया है। उसके बाद में सामान्य ज्ञान, जिसके अंदर मैथ, रीजनिंग और कंप्यूटर आने वाला है, इसको भी बिल्कुल कवर किया गया है। और साथ ही योजनाएँ वगैरह, एक्ट वगैरह जो है, इन सब की अलग से पीडीएफ आपको दी जाएगी। इसके बाद में शिशु देखभाल, जिसे हम बाल विकास कहते हैं, तो बाल विकास को भी सिलेबस के अकॉर्डिंग बिल्कुल कंप्लीट कवर किया गया है। मैनेजमेंट प्रबंधकीय कौशल को भी सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट कवर किया है। तो आप लोगों की अगर तैयारी नहीं हुई है, तो आप लोग तुरंत इन नोट्स को मंगा करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है? इसके लिए कुछ खास करना नहीं है आपको। यहाँ पर आपको क्यूआर कोड दिख रहा है, बस इसी क्यूआर कोड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी पर आपको मात्र 128 रुपये का पेमेंट करना है। और उसका जो स्क्रीनशॉट है पेमेंट का, उसका स्क्रीनशॉट आपको इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 इस पर सेंड कर देना है। तुरंत की तुरंत आपको ये नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएँगे। ठीक है? चलिए अब क्लास शुरू करते हैं। जिन लोगों ने भी नहीं मंगवाए हैं, वो लोग इन नोट्स को मंगवा सकते हैं और अपनी तैयारी को और मजबूती दे सकते हैं। साथ ही साथ में आपको बता दें, एमपीएसआई 2025 के नोट्स कंप्लीट हो चुके हैं। एमपी टेट, आबकारी, एमपी पुलिस, जेल, वन रक्षक, इन सब के कंप्लीट नोट्स आपको मिलने वाले हैं। तो अगर आपका कोई भाई बहन एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो उसको भी बता दीजिएगा कि ये सबसे सस्ते नोट्स आपको आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन पर प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। शेयर कर देना सबके पास में, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है, क्योंकि अब व्यूज़ कम हो रहे हैं। व्यूज़ कम होने से क्या है, उत्साह डाउन होता है। ठीक है ना? हमको लगता है यार इतना मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, हम बीमार हैं फिर भी आपके लिए वीडियो लेकर के आ रहे हैं, कैसे भी बना रहे हैं, लेकिन आप लोग शेयर नहीं करते हो, है ना? ना शेयर करते हो, ना लाइक करते हो, थोड़ी समस्या हो जाती है। ठीक है, तो ज़रूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास में। चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं मैनेजमेंट का। इंटरनेट पर लाइव बातचीत निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है? आप इंटरनेट पे बात करें या फिर मोबाइल पर बात करें, वीडियो कॉल बात करते हैं ना, तो ये किस तरह का उदाहरण है, यह आपसे पूछा जा रहा है। मोबाइल संचार का उदाहरण है, दो तरफा संचार है, एक तरफा संचार है, या फिर औपचारिक संचार है। चलिए आंसर दिखाते हैं, उसके बाद में आपको समझाते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये जो है आपका दो तरफा संचार होता है। दो तरफा संचार से अर्थ है कि आप लाइव बात कर रहे हैं, तो आप जो क्वेश्चन पूछेंगे, सामने वाला उसका जवाब देगा, तो इसको हम क्या कहते हैं? दो तरफा संचार कहते हैं। ठीक है, और जो आप न्यूज़ देखते हैं, ठीक है, टीवी चैनल वगैरह देखते हैं, तो ये क्या होता है? ये आपका एक तरफा संचार होता है, क्योंकि न्यूज़ या लाइव चैनल जो भी आपको बताया जा रहा है, वो केवल आप सुन सकते हैं, आपकी बात उसको नहीं सुनाई पड़ती है। ठीक है, तो समझ लीजिए, ये जो आपका न्यूज़ वगैरह है वो एक तरफा संचार है, और मोबाइल पर जो आप लाइव बात कर रहे हैं, वीडियो कॉल बात कर रहे हैं, ये आपका दो तरफा संचार का उदाहरण हो जाएगा। इस तरह से ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, लगातार सक्सेस जंक्शन के साथ में बने रहिए, आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, समाजशास्त्र किस लैटिन शब्द से लिया गया है? आप सबको पता है समाजशास्त्र नामक जो शब्द है वो लैटिन भाषा से लिया गया है, लेकिन लैटिन भाषा के किस शब्द से लिया गया है? थोड़ा सा डीप प्रश्न आपसे पूछ दिया गया है, तो चलिए देख लेते हैं। अध्ययन से लिया है, लोगा से लिया है, सोशियस से लिया है, या फिर इनमें से कोई नहीं? चलिए आंसर देखें।
प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि इन्होंने सोशियस नामक शब्द से समाजशास्त्र शब्द को लिया है, जिसका अर्थ क्या होता है, तो सोशियस का अर्थ लैटिन भाषा में सामाजिक होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अबेकस किस श्रेणी की शिक्षक सहायक सामग्री का उदाहरण है? अबेकस आप सबको पता है, अबेकस क्या होता है? एक काउंटिंग में यूज में आने वाला एक तरह का उपकरण होता है, ठीक है? तो ये किसका उदाहरण है? आइए देखते हैं। श्रव्य आधारित उदाहरण है, दृश्य आधारित उदाहरण है, दृश्य और श्रव्य दोनों है, या फिर इनमें से कोई नहीं? चलिए आंसर देखें। प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, ये आपका दृश्य आधारित उदाहरण है। जो अबेकस होता है वो आपको दिखाई देता है, ठीक है ना? इस तरह से अबेकस रहता है और काउंटिंग में ये काम आता है। तो क्या होता है? ये दृश्य आधारित होता है। अबेकस अपने आप बोलता तो है नहीं, यानी कि ये श्रव्य आधारित नहीं है, और दृश्य और श्रव्य दोनों कैंसिल हो जाएँगे, क्योंकि ये केवल दृश्य आधारित जो है आपका शिक्षक सहायक सामग्री होती है। तो शिक्षक सहायक सामग्री को ही टीएलएम कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देखिए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना को लोकप्रिय रूप से किस अन्य नाम से जाना जाता है? दूसरी पंचवर्षीय योजना को अन्य किस नाम से जाना जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। आपके एग्जाम में पंचवर्षीय योजना से कम 3 से 4 प्रश्न आने वाले हैं, और पंचवर्षीय योजना की पीडीएफ ऑलरेडी हम दे चुके हैं। जो मैनेजमेंट की आपको पीडीएफ नोट्स मिले हैं, उसी में पंचवर्षीय योजना भी आपको दी गई है। अच्छे से पढ़ लीजिए, और पूरा डिटेल में बताया कि कौन सी पंचवर्षीय योजना का क्या लक्ष्य था, कितना लक्ष्य पाया गया, कौन-कौन से उसमें नारे दिए गए, क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था, ये सब कुछ उसमें बताया, ठीक है? तो जिन लोगों ने नोट्स लिया है, मैनेजमेंट की वीडियो नंबर 1 में जाकर, मतलब पीडीएफ नंबर 1 में जाकर के देखिए, आपको मिल जाएगा, ठीक है? एक ही पीडीएफ है मैनेजमेंट की थ्योरी की। चलिए, तो क्या कहते हैं इसको? गांधीवादी मॉडल कहते हैं, नेहरूवादी मॉडल कहते हैं, महालनोबिस मॉडल कहते हैं, या फिर हेरोल्ड डोमल मॉडल कहते हैं? चलिए आंसर देखें। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, हम इसको महालनोबिस मॉडल के नाम से जानते हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना की जो नींव है, वो महालनोबिस महोदय ने रखी थी, इसीलिए इसको महालनोबिस मॉडल के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। नंबर 5, बुनियादी शिक्षा का मुख्य सिद्धांत क्या है? बुनियादी शिक्षा का अर्थ क्या है? जो बेसिक नॉलेज होती है, जो बेसिक आपको शिक्षा दी जाती है, उसका सिद्धांत क्या है, यह आपसे पूछा जा रहा है। गतिविधि के माध्यम से सीखना, बिना बोझ के सीखना, आनंद के लिए सीखना, या फिर ज्ञान के लिए सीखना? आइए आंसर देखें। प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गतिविधि के माध्यम से सिखाया जाता है। बुनियादी शिक्षा किसको दी जाती है बताइए? बेसिक जो शिक्षा होती है, बेसिक नॉलेज किसको दिया जाता है? छोटे-छोटे बच्चों को दिया जाता है बेसिक नॉलेज, है ना? तो छोटे-छोटे बच्चे गतिविधि के माध्यम से सीखते हैं। अभी आपने एक आध वीडियो देखा होगा ना, जिसमें वो पोएम गा करके मैडम सुनाती हैं, चूहा वाली पोएम सुनाती हैं, दिखा-दिखा करके, एक्शन करके सुनाती हैं। तो क्या करती हैं? गतिविधि के माध्यम से सिखाया जाता है, इसी को हम बेसिक शिक्षा कहते हैं। तो बेसिक यानी बुनियादी शिक्षा का मुख्य सिद्धांत क्या है? तो गतिविधि के माध्यम से सिखाना। अब जो मान लीजिए 5 साल का बच्चा है, वो क्या बोझ वगैरह सीख पाएगा, मतलब बोझ के बारे में क्या उसको बताएँगे, है ना? उसके बाद आनंद, अब उसको क्या पता किससे ज़्यादा आनंद मिल रहा है। इसके अलावा ज्ञान, उसको ज्ञान तो अब शुरू हो रहा है सीखना, लेकिन जो मुख्य सिद्धांत होता है बेसिक शिक्षा का, वो गतिविधि के माध्यम से बच्चों को सिखाया जाता है। और ऐसे ही बच्चों को सिखाना भी चाहिए। एक्शन करके सिखाइए, जॉनी जॉनी यस पापा कह के दिखाइए, उसको पोएम का मीनिंग बताइए, है ना? उसको अच्छे से समझाइए, तभी वो बच्चा समझ पाएगा। इसीलिए बुनियादी शिक्षा दी जाती है। अगला क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय समाज की संरचना किस प्रकार की है? भारतीय समाज के बारे में आपको ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें बता चुके हैं। हमारा भारत जो है, वो किस तरह का है, ये पूछा गया है। कुलीन तंत्री है, एकतंत्री है, लोकतांत्रिक है, या फिर राजतांत्रिक है? आइए आंसर देखें। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हमारा भारत लोकतांत्रिक है। लोकतांत्रिक के बारे में आपको डिटेल में बता चुके हैं। लोकतांत्रिक का अर्थ है कि जो भारत का मुखिया होगा, उसका चुनाव जनता के द्वारा किया जाएगा, लोगों के द्वारा इसका चुनाव किया जाएगा। जहाँ पर भी लोगों के द्वारा अपने मुखिया का चुनाव किया जाता है, उसको हम लोकतांत्रिक सरकार कहते हैं, ठीक है? अगर आप अन्य कहीं राज्य में जाइए, जैसे कि आपको साउथ को उत्तर कोरिया हो गया, चाइना हो गया, ये लोग क्या करते हैं, ये अपने मन की चलाते हैं, ठीक है? कि हम राजा हैं, अब हमारा जो बच्चा होगा वही इस मतलब इस देश का राजा होगा, ठीक है? कोई चुनाव-वुनाव की कोई ज़रूरत नहीं है। चाइना में चुनाव तो होते हैं, लेकिन वो जो है ना वहाँ के राष्ट्रपति जी, वो कहते हैं चुनाव करवा लो, लेकिन राष्ट्रपति हम ही रहेंगे। तो फिर काहे का चुनाव करवा रहे हो भैया, ठीक है ना? तो चाइना भी अब लोकतांत्रिक नहीं है, ठीक है? तो अपना भारत जो है वो लोकतांत्रिक देश है, और मेरा भारत महान है। सब लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, आई लव माई इंडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत अपना लोकतांत्रिक है, भारतीय समाज लोकतांत्रिक है। नंबर 7, चीज़ें आपके समझ में आ रही हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ना कुछ तो भाई एक इमोजी ही डाल दो स्माइल वाला कि आप लोगों को क्लासेस अच्छी लग रही हैं, है ना? चलिए, निम्नलिखित में से
पहली पंचवर्षीय योजना का क्या उद्देश्य था? पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी तो किस उद्देश्य से शुरू की गई थी? बहुत अच्छे से आपको समझाने वाले हैं पंचवर्षीय योजना। देखिए, सेवा क्षेत्र के लिए शुरू की गई थी, कृषि क्षेत्र के लिए, औद्योगिक क्षेत्र के लिए या फिर सार्वजनिक क्षेत्र के लिए? चलिए देख लेते हैं। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कृषि क्षेत्र के लिए। देखिए, जब हमारा भारत आज़ाद हुआ ना, जब हमारा भारत आज़ाद हुआ, तो उस समय क्या था, हमारे पास में खाना ही नहीं था। अंग्रेज़ गए तो थे, लेकिन अंग्रेज़ पूरा लूट करके गए थे, ठीक है ना? पेट भरने के लिए खाना नहीं था। तो सबसे पहले अगर कोई योजना बनाएँगे तो क्या सोचेंगे? पहले यही सोचेंगे भैया पहले हमारा पेट भर जाए। तो पहली योजना जो थी वो मुख्य रूप से कृषि पर आधारित थी। नई-नई टेक्निक का यूज़ किया जाने लगा और जो आपका आगे की योजनाओं के बारे में बताया गया कि आगे जो योजनाएँ तभी बनाई जाएँगी, पहले हमारा पेट भरा रहेगा। तो कृषि क्षेत्र पर यानी कि खेती पर, फसलों पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया। एचवी करके जो आपके बीज होते हैं, उनका निर्माण भी किया गया जिससे कि अधिक से अधिक उत्पादन हो सके, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अब क्या हुआ, जब पेट भर जाएगा तब अपन ये सोचेंगे कि अब चलो कुछ टेक्नोलॉजी का विकास करते हैं, कुछ उद्योग लगाते हैं। तो जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी, वो बेसिकली उद्योगों पर आधारित थी। इसी तरह से आपकी जो है योजनाएँ कराई गई हैं। बाकी आप परेशान मत होइए, हम योजना की टॉप 100 की एक वीडियो लेकर के आएँगे, उसमें अच्छे से आपको योजनाएँ समझा देंगे ना। पहले हम क्या सोच रहे हैं, देखिए एक बार आपको बता दें, पूरा बेसिक बता दें। कि हम करने क्या वाले हैं। देखिए, पहले हम ये सोच रहे हैं कि आपका 10-10 प्रैक्टिस सेट ये पूरे हो जाएँ सभी सब्जेक्ट के, ठीक है? प्रैक्टिस सेट पूरे होने के बाद में टॉप 100 की हम 7-8 आपको दे देंगे, ठीक है? अब ये जब टॉप 100 पूरी हो जाएँगी, उसके बाद में हम मिनी मॉक टेस्ट चालू करने वाले हैं अपने इसी चैनल पर। इससे क्या होगा कि हर सब्जेक्ट के 15-15 क्वेश्चन आपको एक ही टेस्ट पेपर में मिला करेंगे, जो कि हम यहाँ पर आपका सॉल्व कराया करेंगे। तो 1 घंटे में आपको 60 क्वेश्चन सॉल्व कराएँगे, जिसमें आपके 15-15 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट के मिलेंगे, ठीक है? तो बढ़िया बेहतरीन रिवीजन आपका हो जाएगा, ठीक है? अब इतना आपके लिए कर रहे हैं, फिर भी आप लोग लाइक नहीं करते हो, है ना? शेयर नहीं करती हो, तो गलत बात है, ठीक है? इतना आपको इतने कम पैसे में मात्र ₹128 में, वो भी हम क्लास का तो पैसा ले ही नहीं रहे हैं, आपको यूट्यूब पे फ्री में करा रहे हैं। केवल और केवल आपको नोट्स का चार्ज देना है क्योंकि नोट्स हम करा नहीं सकते इस पर, क्योंकि फिर बहुत टाइम हो जाएगा, ठीक है? तो नोट्स आप लोग ले लेंगे 128 में, तो आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम 10-10 प्रैक्टिस सेट आपका करा देंगे और ये 10-10 प्रैक्टिस सेट आपको पीडीएफ में भी दे देंगे। जब ये प्रैक्टिस सेट पूरे हो जाएँगे और टॉप 100 हमने ऑलरेडी आपको दे रखी हैं और बाकी की टॉप 100 आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। ये टॉप 100 भी आपकी पूरी हो गई। उसके बाद में मिनी मॉक टेस्ट चालू कर देंगे, यानी कि सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन एक ही वीडियो में मिलने लगेंगे। तो इस तरह से आपकी बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। जो हमारे साथ में जुड़ा रहेगा 101% 660 में से 1 सीट उसकी पक्की है, ठीक है ना? बस अंत तक बने रहिएगा और इस वीडियो को शेयर करते रहिएगा। चलिए, आगे बढ़ते हैं। कल आपको ये 10-10 प्रैक्टिस सेट वाली जो पीडीएफ है वो कल आपको दी जाएगी। वैसे हम आज ही देने वाले थे, 10 को ही देने वाले थे, लेकिन तबीयत खराब होने की वजह से हमने पोस्टपोन कर दिया है। 11 तारीख 11 फरवरी को आपको जो है पीडीएफ दी जाएँगी 10-10 प्रैक्टिस सेट, उसके बारे में कल आपको हम बता देंगे, ठीक है? चलिए, कब से कब तक दिया जाएगा? 11 फरवरी को, 12 फरवरी को, 13 फरवरी को, इन डेट में आपको दी जाएँगी पीडीएफ, तो परेशान नहीं होना, 3-4 दिन तक हम आपको जो है 10-10 प्रैक्टिस सेट और टॉप 100 की पीडीएफ देने वाले हैं। डिटेल इसके बारे में कल बताएँगे, ठीक है? समझ में आ गया? अब चलिए क्लास शुरू करते हैं। बाकी जो लोग 128 वाली पीडीएफ ले रहे हैं, अभी आप लोग परचेज़ कर लीजिए, आपको आगे और फ़ायदा मिलने वाला है। अगर आप लोग लेट करेंगे, तो फिर आपको नुकसान हो सकता है। क्या नुकसान होगा वो कल पता चल जाएगा। तो अभी के अभी आप लोग 128 वाली पीडीएफ ज़रूर खरीद लीजिए। इन लोगों को ऑफ़र मिलने वाला है, छूट मिलने वाली है, आगे के जो आपके और भी जो ऑफ़र आने वाले हैं, ठीक है? चलिए नंबर 8 देखिए। एक क्षेत्र के रूप में संचार सिद्धांत किससे संबंधित है? यानी किसने यह सिद्धांत दिया था, एक क्षेत्र के रूप में संचार? ये आपके वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक से संबंधित 1-1, 2-2 प्रश्न आपके एग्ज़ाम में हर सेट में आने वाले हैं, ठीक है? तो किसने कहा था भैया एक क्षेत्र के रूप में संचार? रॉबर्ट टी क्रेग ने कहा था, या फिर हेराल्ड लेस्बेल ने कहा था, या फिर जॉर्ज वॉशिंगटन ने कहा था, या डेविड वॉल्लो ने कहा था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट टी क्रेग महोदय के द्वारा कहा गया था। एक क्षेत्र के रूप में संचार सिद्धांत ये किसने दिया था? रॉबर्ट टी क्रेग महोदय ने दिया था। आगे बढ़ते हैं, नंबर 9 देखिए। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सबसे मुख्य लक्षण क्या है? जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम चालू किए जाते हैं गाँवों में, शहरों में, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जनता की भागीदारी, प्राकृतिक आपदा से रक्षा, स्थानीय लोगों को भूमि देना, या फिर इनमें से कोई नहीं? चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, जनता की भागीदारी। सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रम कितना भी भारत सरकार चालू कर रही, लेकिन अगर उसमें जनता सहयोग नहीं करेगी तो इसका कोई भी लाभ नहीं होने वाला है, ठीक है ना? आप लोगों को जो है ये जो भी सामुदायिक विकास कार्यक्रम चालू किए जाते हैं इसमें सहयोग देना होगा, तभी ये सफल होते हैं। तो जनता की भागीदारी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है किसी भी विकास कार्यक्रम में। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, देखिए।
फिर से पंचवर्षीय योजनाओं से हमने कहा ना, पंचवर्षीय योजनाओं से आपके 2 से 3 प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले ज़रूर से ज़रूर, ठीक है। कहीं कहीं पर आपको 5 प्रश्न भी देखने को मिल सकते हैं। तो बहुत जल्दी ही हम आपको इसकी पीडीएफ भी देने वाले हैं और इसकी वीडियो भी करवाने वाले हैं पंचवर्षीय योजना की। पहले ही 10-10 प्रैक्टिस सेट पूरे हो जाएँ, 1-2 दिन में हो जाएंगे। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना जो है कब शुरू की गई थी? 2007 से 12, 2008 से 13 या फिर 2006 से 11 या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 2007 से लेकर के 2012 तक 11वीं पंचवर्षीय योजना चली थी, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ऐसे उपभोक्ता जो रूढ़िवादी परंपराओं से बंधे हैं वे क्या कहलाते हैं? अब रूढ़िवादी का अर्थ क्या होता है? पहले ऑप्शन देख लें, फिर आपको सारी चीज़ें समझाते हैं। पिछड़े हुए ग्राहक, पारंपरिक ग्राहक, जरूरी ग्राहक या फिर जागरूक ग्राहक। चलिए आंसर देखें, सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, पिछड़े हुए जो ग्राहक होते हैं उनको हम रूढ़िवादी ग्राहक कहते हैं। पिछड़े हुए ग्राहक से क्या तात्पर्य है? अब देखिए, अगर आप दुकान पर जाते हैं तो आजकल क्या इलेक्ट्रिक कांटा लग गया है ना, इलेक्ट्रिक कांटा लग गया, इस पर सामान रखो, यहाँ पर वजन बता देता है। लेकिन जो पुराने ग्राहक होते हैं, रूढ़िवादी जो ग्राहक होते हैं, वो कहते हैं भैया हमको तुम पर विश्वास नहीं है, हमें तो यही वाला कांटा चाहिए, यहाँ पर तराजू रखो, यहाँ एक तरफ किलो रखो और एक तरफ सामान रखो, ठीक है, हमें तो यही वाला कांटा चाहिए। तो ये क्या होता है? ये रूढ़िवादी परंपराओं से बंधे होते हैं, उन्हें इलेक्ट्रिक या फिर डिजिटल पर विश्वास नहीं होता है, ठीक है। कुछ लोग फ़ोन पे वगैरह नहीं यूज़ करते हैं, ठीक है। अब अगर आप समय के साथ में नहीं बदलोगे तो पीछे छूट जाओगे। फ़ोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, इन सारी चीज़ों का यूज़ करना सीखिए अगर आपको नहीं आता है, नहीं तो आप पीछे रह जाएँगे दूसरों से, ठीक है ना। वो कहते नहीं भैया हम तो नकद में ही भुगतान लेंगे, नकद में लेंगे भुगतान और नकद में ही देंगे। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, सर हम आप हमारे घर पर पहुँचा दीजिए पीडीएफ, हम कैश ऑन डिलीवरी दे देंगे। अब उनको विश्वास ही नहीं है। भैया हमारा 110 के यानी कि आज तो 1,10,000 सब्सक्राइबर भी हो गए। इतना हमारा चैनल के सब्सक्राइबर लोग हमसे जुड़े हुए हैं, विश्वास के साथ में ही तो जुड़े हुए हैं ना। तो हम घर पे कहाँ से पहुँचा दें? घर पर पहुँचाने का मतलब है कि ₹900 चार्ज, ठीक है, डिलीवरी चार्ज अलग से। फिर घर पर आपके टाइम पे नहीं पहुँचा, फिर आप हमारा मूड खाओगे, सर घर पर नहीं पहुँचा, पीडीएफ हमको नहीं मिला, ये नहीं मिला। फिर टाइम ज़्यादा लग गया, आपका एग्ज़ाम भी लगा हुआ है। इसीलिए तुरंत की तुरंत हम व्हाट्सएप पर ही प्रोवाइड करा देते हैं, फालतू का झंझट से ही खत्म। आपको निकलवाना हो पीडीएफ तो निकलवा लीजिए, और अगर आप फ़ोन पे या लैपटॉप पे पढ़ने में सफिशिएंट है तो फ़ोन लैपटॉप पर पढ़ लीजिए, क्या दिक्कत है? वो आपके ऊपर है ना। इसीलिए जो है हम सीधे आपको व्हाट्सएप पर ही देते हैं। तो ऐसे उपभोक्ताओं को हम क्या कहते हैं? पिछड़े हुए जो ग्राहक होते हैं वो रूढ़िवादी परंपराओं से बंधे हुए होते हैं। किस तरह से बंधे रहते हैं आपको हमने समझा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? ग्राम शिक्षा समिति, जिसे हम वीईसी कहते हैं, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो हर गांव में एक ग्राम शिक्षा समिति बनाई जाती है, लोगों को शिक्षा देने के लिए, लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए। तो जो उसका अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? शिक्षक होता है, माता पिता होते हैं, ग्राम सरपंच होते हैं या फिर प्रधान अध्यापक होते हैं? आइए आंसर देखें, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। जो ग्राम सरपंच होते हैं वो ग्राम शिक्षा समिति के अध्यक्ष होते हैं। जो आपके ग्राम का प्रधान होगा, जो आपके ग्राम का सरपंच होगा, वही ग्राम शिक्षा समिति का प्रमुख होता है। उसकी ज़िम्मेदारी रहती है कि गाँव में जितने भी छोटे-छोटे बच्चे हैं, सबके पास में सर्व शिक्षा पहुँच सके। चलिए 13 नंबर, निम्नलिखित में से कौन-सा अंतर्वैयक्तिक कौशल का उदाहरण नहीं है? यानी कि अंतर्वैयक्तिक कौशल से तात्पर्य है जो मनुष्य के अंदर खुद से, अपने अंदर से जो है कौशल निकलते हैं, वो अंतर्वैयक्तिक कौशल कहलाते हैं, जो कि हर एक मनुष्य में होने चाहिए अगर मनुष्य को सफल होना है तो। चलिए इनमें से पूछ रहा है कौन-सा अंतर्वैयक्तिक कौशल का उदाहरण नहीं है? समूह कार्य, बिल्कुल सही बात है, ग्रुप में कार्य करना चाहिए, सामूहिक कार्य ज़रूर करना चाहिए। नेतृत्व, लीडरशिप है अगर आपके अंदर तो आपसे अच्छा कोई है ही नहीं। सक्रिय श्रवण, सक्रिय श्रवण का अर्थ है कि आप अच्छे से किसी भी चीज़ को सुन रहे हैं, ठीक है ना? एक अच्छा वक्ता वही होता है जो एक अच्छा श्रोता होता है। अगर आप चीज़ों को सुनेंगे नहीं तो क्या आप कह पाएँगे, ठीक है? तो चीज़ों को सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल साइलेंट होकर के, दिमाग लगा करके आपको हर चीज़ को सुनना चाहिए। तो सक्रिय श्रवण बहुत ज़रूरी है। क्या उदासीनता ज़रूरी है आपको अच्छा नागरिक बनने के लिए? नहीं। अगर आप उदासीनता रखेंगे, किसी भी चीज़ को सुनेंगे नहीं, उसके बारे में विचार नहीं रखेंगे, विचार नहीं करेंगे तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना? तो अंतर्वैयक्तिक कौशल का उदाहरण कौन-सा नहीं है? ये जो उदासीनता है ये अंतर्वैयक्तिक कौशल का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। 14 नंबर देखिए, कौन-सा एक भाषा का चित्रात्मक प्रतिनिधित्व है? यानी भाषा का चित्रात्मक प्रतिनिधित्व इनमें से कौन-सा है, जिसमें हम भाषा को चित्र के द्वारा बताते हैं, चित्र के द्वारा या फिर लिख करके बताते हैं? बताइए चित्रात्मक कौशल, चित्रात्मक प्रतिनिधित्व कौन-सा ऑप्शन करता है? मौखिक, मौखिक का अर्थ है मुँह से बोलना। अगर आप मुँह से बोल रहे हैं, क्या इसमें कोई चित्र बनाकर बता देंगे? मुँह से नहीं बना पाएँगे, ठीक है? श्रव्य, सुनने से तो कोई मतलब ही नहीं है। क्या आप सुन कर के किसी का चित्र बना सकते हैं? मतलब दिखा ही नहीं सकते हैं। पठन, पढ़कर पढ़ने में भी चित्र का कोई मतलब नहीं है। लेखन, ये बिल्कुल सही है, आप लिख करके बता सकते हैं, भाषा के बारे में आप लिख करके बता सकते हैं, चित्र बना कर बता सकते हैं। अगर आपको चित्र बनाना है तो आपको लिखना पड़ेगा। तो जो लेखन कौशल है, ये भाषा का चित्रात्मक प्रतिनिधित्व करता है। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। 15 नंबर देखिए
किसी संस्था की पाठचर्या किसको संदर्भित करती है? जो पाठचर्या संस्था में यूज़ की जाती है, वो किसको संदर्भित करती है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, फिर आपको समझाते हैं। संस्था के समग्र कार्यक्रम को, संस्था में प्रयुक्त विषय वस्तु को, संस्था में प्रयुक्त मूल्यांकन को या फिर संस्था के शिक्षा शास्त्र को। बताइए किसको संदर्भित करती है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, संस्था के समग्र कार्यक्रम को पाठचर्या संदर्भित करती है। पाठचर्या से अर्थ है कि आपको एक मतलब कि लिस्ट चिपका दी जाती है, ठीक है, संस्था के बाहर कि इतने टाइम पर ये चीज़ें होंगी, इतने टाइम पर ये चीज़ होंगी, इतने टाइम पर आपको आना है, इतने टाइम पर जाना है, इतने टाइम पर आपको ये काम करना है। तो क्या होता है, पूरा कार्यक्रम बता देते हैं वो। तो यही आपकी पाठचर्या होती है, यही उस संस्था की दिनचर्या होती है। तो संस्था की पाठचर्या किसको संदर्भित करती है? संस्था के समग्र कार्यक्रम को संस्था की पाठचर्या जो है आपका संदर्भित करती है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। प्रयोगात्मक विधि में हम किसका अध्ययन करते हैं? आप लोग जब हाई स्कूल इंटर में होंगे तो आपको प्रैक्टिकल कराए गए होंगे। प्रैक्टिकल कराए गए होंगे ना प्रयोगशाला में, तो वो किसका अध्ययन करते हैं हम प्रैक्टिकल के दौरान? चलिए देखते हैं। व्यक्ति के साथ में पर्यावरण का अध्ययन या फिर विश्वास मान्यता का अध्ययन, कारण और प्रभाव का अध्ययन या इनमें से कोई नहीं? चलिए आंसर देखें फिर आपको बताते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, कारण और प्रभाव का अध्ययन करते हैं। जैसे कि आपको एक परख नली दी गई, ठीक है? परख नली में बोला गया कि भैया देखो इसमें आपको पोटेशियम परमैंगनेट रखना है और यहाँ पर ऐसे ज्वाला जला करके गर्म करना है। फिर आपको रिजल्ट निकालना है कि इसका रिजल्ट क्या आता है और इसका कारण क्या था और उस रिजल्ट का प्रभाव क्या पड़ेगा। तो ये कारण और प्रभाव को संदर्भित करती है प्रयोगात्मक विधि, यानी प्रैक्टिकल हम इसलिए करते हैं जिससे उसका कारण पता चल सके और उसका हमारी बॉडी पर क्या इफेक्ट होगा ये भी पता चल सके। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। ठीक है। नंबर 17, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना और छठवीं पंचवर्षीय योजना के बीच की जो योजना थी उसे हम क्या कहते हैं? यानी पाँचवीं पंचवर्षीय योजना जब चालू की गई थी, उसको बीच में कुछ देर के लिए रोक दिया गया था, कुछ दिनों के लिए। उसके बाद में छठवीं पंचवर्षीय योजना थोड़ी-सी लेट चली थी, ठीक है? तो ये जो बीच में जो योजनाएँ चलाई गई थी, इन योजनाओं को हम क्या कहते हैं? यह आपसे पूछा जा रहा है, थोड़ा-सा घुमा करके प्रश्न पूछा है, पर हमने आपको सिंपल भाषा में समझा दिया है। अग्रिम योजना बोलते थे इसको, समानता की योजना बोलते थे, रोलिंग प्लान बोलते थे या फिर एकीकृत योजना बोलते थे। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, इन योजनाओं को हम रोलिंग प्लान या फिर आवर्ती योजना, कहीं आपको आवर्ती लिखा मिल जाए तो कन्फ्यूज नहीं होना। आवर्ती योजना रोलिंग प्लान को ही कहा जाता है, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। इसको हम रोलिंग प्लान या फिर आवर्ती योजना कहते हैं और ये एक साल के लिए चली थी बीच-बीच में। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। इतने सारे प्रश्न तक कम टाइम में कोई करवाता नहीं है। बहुत सारे टीचर ऐसे हैं लेकर के आ जाते हैं 10 प्रश्न, ठीक है? और 10 प्रश्न में 1 घंटा पूरा निकाल देते हैं इधर-उधर की बात करके, ठीक है ना? लेकिन हमारा फ़ोकस ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न करा सकें जिससे कि आपका एग्ज़ाम आसानी से क्वालीफ़ाई हो सके। देखिए, किस पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1969 से लेकर के 1974 के मध्य माना जाता है? यानी कि इनमें से ऐसी कौन-सी योजना है जिसकी टाइमिंग 1969 से 1974 थी? चौथी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना, सातवीं पंचवर्षीय योजना या फिर आठवीं पंचवर्षीय योजना? आइए आंसर देखते हैं। प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि चौथी पंचवर्षीय योजना जो है वो आपकी 1969 से लेकर के 1974 के बीच में चली। और ये जो पंचवर्षीय योजना थी आपकी, ये पंचवर्षीय योजना गॉडगिल फ़ॉर्मूले पर आधारित थी, ये भी आपको याद रखना, ठीक है? बाकी जब हम पंचवर्षीय योजना आपकी कराएँगे अभी, तो उसमें हम सब कुछ बताएँगे, ठीक है ना? कौन-सी किस पर आधारित थी, किसने बनाई थी, वो सब बताने वाले हैं। फिलहाल ध्यान रखिएगा, चौथी पंचवर्षीय योजना 69 से 74 और गॉडगिल फ़ॉर्मूले पर आधारित थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। देखिए 19 नंबर क्या है? सामाजिक समूह कार्यक्रम किस पर आधारित होते हैं? जो सामाजिक समूह कार्यक्रम किए जाते हैं, वो किस पर आधारित होते हैं? ग्रामीण जनता पर, कर्मी की रुचि एवं संसाधन पर, समूह की रुचि एवं संसाधन पर या फिर इनमें से कोई नहीं? चलिए आंसर देखें। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, समूह की रुचि और संसाधन पर आधारित होते हैं सामाजिक समूह कार्यक्रम। जैसे कि आपका परिवार है, ठीक है ना? उसका कोई समूह है, परिवार एक समूह ही होता है, तो इसमें जो भी सामाजिक समूह में कार्यक्रम किए जाएँगे, वो आपकी रुचि पर आधारित होंगे। आपको क्या इंटरेस्टेड है, मान लीजिए आज बर्थडे है, ठीक है? सिंपल समझाते हैं अपनी देसी लैंग्वेज में। बर्थडे है, ठीक है? तो बर्थडे पर अगर जिसका बर्थडे है उसको मान लीजिए रुचि ही नहीं है, उसको मनाने का मन नहीं है, उसका मन नहीं है, मान लीजिए ये आपका बच्चा है और इसका मन नहीं है कि हम बर्थडे मनाएँ, ठीक है ना? तो आप भले ही कितनी भी कोशिश कर लीजिए, लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, क्योंकि जब तक वो जो आपका जो कार्यक्रम आप करने जा रहे हैं, उसमें जो लोग हैं, जो समूह है, उनको अगर रुचि नहीं होगी उसमें, तो आपका जो कार्यक्रम है वो असफल हो जाएगा। तो समूह की रुचि और जो भी संसाधन उपलब्ध हैं, उन पर आधारित होता है सामाजिक समूह कार्यक्रम। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैनेजमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपने पहले कभी नहीं पढ़ा है, ठीक है ना? और अगर आप इसे अपने दिमाग पर बर्डन लेंगे, बोरिंग लेंगे, तो ये फिर आपके लिए परेशानी बन जाएगा, ठीक है ना? इसको बड़े प्यार से बिल्कुल नॉर्मल आपको समझना है, नॉर्मल लैंग्वेज में समझना है। हम आपको अच्छे से आपका पूरा जो है सामान्य प्रबंधन, यानी जिसे हम मैनेजमेंट कह रहे हैं, कंप्लीट करवाने वाले हैं जो क्वेश्चन के थ्रू, ठीक है? तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है। चलिए,
निम्नलिखित में से कौन-सा एक संचार का घटक नहीं है? इनमें से कौन-सा एक ऐसा है जो संचार का घटक नहीं है? संचार मतलब समझ रहे हैं? संचार का अर्थ है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के बारे में पहले भी आपको बता चुके हैं। आप किसी से बातचीत कर रहे हैं, तो वो एक तरह का संचार कहलाता है। अपनी जानकारी दूसरों तक भेज रहे हैं, दूसरे की जानकारी अपने तक ले रहे हैं, तो ये भी आपका संचार कहलाता है। तो कौन-सा एक संचार का घटक नहीं है? शोरगुल, प्रेषक, संदेश, फीडबैक। चलिए आंसर देखें। सही आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या जो शोरगुल होता है वो कोई संचार का घटक होता है? मतलब कि आप किसी से बात कर रहे हैं और बीच में आपके शोरगुल होने लगा, तो ये क्या कोई संचार का रीज़न है? नहीं, ये आपको परेशान ही करेगा, तो ये संचार का घटक नहीं होता है, ठीक है? संचार में क्या-क्या आता है? प्रेषक आता है, एक व्यक्ति जो अपनी जानकारी को भेज रहा है, संदेश आता है, वह चीज़ जो दूसरे तक भेजी जा रही है, और फीडबैक आता है, वो जब आपको मतलब सूचनाएँ प्राप्त हो जाती हैं दूसरे को, तो दूसरा फीडबैक देता है कि हाँ, हम तक सूचनाएँ पहुँच गई हैं। तो ये 3-4 चीज़ों से मिलकर के संचार होते हैं। ये सारे आपके संचार के घटक होते हैं, लेकिन जो शोरगुल है, जो नॉइज़ है, वो संचार का घटक नहीं होता है, बल्कि नॉइज़ होती है तो और आपको इरिटेशन होता है, तो संचार में बाधा ही पहुँचती है, तो शोरगुल जो है वो संचार का घटक नहीं होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन संगठित समूह को निरूपित नहीं करता है? यानी इनमें से ऐसा कौन-सा है जो संगठित समूह को निरूपित नहीं करता है? संगठित समूह से अर्थ है कि 4-5 लोगों का ऐसा समूह या प 5 से 10, 15, 20 लोगों का ऐसा समूह जो एक निश्चित कार्य के लिए बनाया गया हो। जैसा कि आपका ऑफ़िस हो गया। ऑफ़िस में आपको डाटा मतलब बनाना रहता है, आपके ऑफ़िस से रिलेटेड चीज़ें करनी रहती हैं, तो वो आपका एक लक्ष्य होता है, ठीक है ना? तो ऐसा कौन-सा ऑप्शन है जो संगठित समूह को निरूपित नहीं करता है? अनैतिक समूह। अनैतिक समूह से अर्थ है मान लीजिए आतंकवादियों का जो समूह है, ठीक है? ये खतरनाक आतंकवादी जो हैं, ठीक है? बड़ी-बड़ी मूंछें हैं इनकी। तो इन लोगों का भी जो समूह होता है उसका भी तो एक लक्ष्य होता है कि हाँ, हमें भाई ये करना है। तो ये अनैतिक समूह का उदाहरण हो जाएगा। बाह्य समूह, बाहरी लोगों का जो समूह होता है उनका भी एक लक्ष्य होता है कि भाई हम यहाँ पर जा रहे हैं, तो मतलब कहीं पर जा रहे हैं, बाहरी लोग हैं, वो कहीं पर आए हैं, तो वो एक लक्ष्य के साथ में आए हैं। जैसे कि आप लोग जा रहे हैं अगर महाकुंभ नहाने, तो आपका क्या लक्ष्य है कि गंगा यमुना के संगम पर जाएँगे, स्नान करेंगे, तो एक लक्ष्य के साथ में आप जा रहे हैं। आउटपुट होता है यानी कि जिस भी कार्य से आप जा रहे हैं, उसका आउटपुट भी आपको प्राप्त होता है। लेकिन जो भीड़ है, इस भीड़ का कोई भी लक्ष्य नहीं होता, ठीक है? भीड़ कहीं भी चली जाती है। कहते हैं ना भैया भीड़ 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 चाल मत चलो, मतलब भीड़ के पीछे मत दौड़ो, भीड़ आपको बर्बाद कर सकती है। और यही हुआ अभी महाकुंभ में, आपने देखा भी होगा, महाकुंभ में क्या हुआ था? इस भीड़ की वजह से ही तो इतनी समस्याएँ हुई महाकुंभ में, है ना? जो आपकी अभी डेथ वगैरह हुई हैं जिन लोगों की, ये भीड़ की वजह से हुई, ठीक है ना? बहुत ज़्यादा भीड़ बढ़ गई और भीड़ का कोई लक्ष्य तो होता नहीं है। इधर भी भाग रही है, इधर से भी भीड़ आ गई है, इधर भी भीड़ आ गई है, अब यहाँ पर ये लोग फँस गए हैं। तो क्योंकि भीड़ का कोई लक्ष्य नहीं था, किधर भी ये लोग जा रहे थे, जा तो रहे थे कुंभ नहाने, लेकिन उनका कोई डायरेक्शन नहीं थी और इसी वजह से जो है यहाँ पर समस्या होगी, ठीक है? तो ये कोई संगठित समूह नहीं था। संगठित समूह का सही आंसर कौन-सा होगा? ये सारे समूह संगठित के होंगे और आपसे पूछा कौन-सा संगठित समूह नहीं होगा? तो ये जो भीड़ है, ये संगठित समूह के अंतर्गत नहीं आएगी। चलिए ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। पदोन्नति प्राप्त कर्मचारियों का स्थानांतरण कैसे होता है? समतल होता है, अधोमुखी होता है, ऊर्ध्वाधर होता है या फिर उपरोक्त सभी? चलिए आंसर देखें फिर आपको समझाते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, जो पदोन्नति प्राप्त कर्मचारी होते हैं, उनका स्थानांतरण ऊर्ध्वाधर होता है। ऊर्ध्वाधर बताया था ना आपको, ऊर्ध्वाधर का अर्थ है बिल्कुल सीधे। यानी कि मान लीजिए आप यहाँ आज काम कर रहे हैं एक चपरासी के तौर पर, ठीक है? मान लीजिए, ऐसा कह नहीं रहे कि आप चपरासी हो, ठीक है? आजकल तो चपरासी की नौकरी भी नहीं मिल रही है, ठीक है ना? सरकारी नौकरी वो भी नहीं मिल रही। तो मान लीजिए एक चपरासी है, ठीक है? इसने पढ़ाई की, बहुत अच्छी पढ़ाई की, या फिर मान लीजिए समय के साथ में आप कांस्टेबल मान लो यार, ऐसे नहीं सोच पाओगे, ठीक है? ये रहा कांस्टेबल, ठीक है? कांस्टेबल ने काम किया, 5 से 10 साल तक काम किया, फिर इसका प्रमोशन हुआ, एएसआई बना, ठीक है? एएसआई ने 5 साल काम किया, फिर प्रमोशन हुआ, एसआई बना, एसआई ने 5 साल काम किया, फिर डीएसपी बना। तो ये क्या हो रहा है? ऊपर की ओर प्रमोशन हो रहा है ना? यही आपसे कह रहे हैं पदोन्नति कैसे हो रही है? ऊपर की ओर हो रही है। यानी कि पदोन्नति हमेशा ऊर्ध्वाधर होती है, ऊपर की ओर होती है, ठीक है ना? और जो अवनति होती है, डिमोशन होता है, वो नीचे की ओर होता है। जैसे कोई एसआई साहब हैं, ठीक है ना? एसआई साहब कहीं उनको रिश्वत लेते पकड़ लिया गया, तो अब क्या किया जाएगा इनका? इनका डिमोशन कर दिया जाएगा। तो यानी कि जो डिमोशन होता है, जो अवनति होती है, वो अधोमुखी होती है, अधो का अर्थ है नीचे की ओर, और जो पदोन्नति होती है, वो ऊर्ध्वाधर होती है, यानी कि ऊपर की ओर होती है। आ गई चीज़ें समझ में? तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में कमेंट कर दीजिए। चलिए 23 नंबर। 23 नंबर क्या कह रहा है? संचार का पहला सैद्धांतिक मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? कौन से मनोवैज्ञानिक ने संचार का पहला सैद्धांतिक मॉडल प्रस्तुत किया था? भास्कर ने, बीवर ने, अब ये जस्टिन बीवर नहीं है, ठीक है ना? सिंगर नहीं है ये, ठीक है? अरस्तू ने या फिर बार्लो ने? किसने संचार का पहला सैद्धांतिक मॉडल बनाया था? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अरस्तू महोदय ने संचार का पहला जो है सैद्धांतिक मॉडल तैयार किया था। चलिए 24 नंबर।
बिल्कुल मज़े लेकर के अच्छे से पढ़ना है, बोरिंग नहीं लगना चाहिए ना ज़िंदगी बोरिंग लगनी चाहिए और ना पढ़ाई बोरिंग लगनी चाहिए। अगर ज़िंदगी बोरिंग लगी तो समझ लो समाप्त, पढ़ाई बोरिंग लगी तो नौकरी समाप्त, ठीक है ना? चलिए, निम्न में से कौन नेतृत्व संबंधों के आधारभूत घटकों में से एक है? नेतृत्व संबंध जो होते हैं, नेतृत्व का अर्थ है आप किसी का नेतृत्व कर रहे हैं, मान लीजिए ये पूरी आपकी भीड़ है और एक इसका लीडर है, तो बताइए कौन-सा नेतृत्व संबंधों के आधारभूत घटकों में से एक है? चलिए देखते हैं फिर समझाते हैं। प्रेरणा, कार्य, क्षति, विश्वास। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विश्वास। अगर किसी व्यक्ति को आपके ऊपर विश्वास नहीं है, तो वो फिर आपके नेतृत्व का विरोध करेगा, आपको नेता नहीं मानेगा, ठीक है ना? तो विश्वास सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। आप लोगों को हमारे ऊपर विश्वास है कि हाँ, हम अगर ये क्लास लेते रहेंगे, सक्सेस जंक्शन पर लगातार बने रहेंगे, तो हमारा उद्धार हो जाएगा, हमारी जॉब लग जाएगी, 660 में से 1 सीट हमको मिल जाएगी। हाँ, सर ने जो नोट्स तैयार किए हैं, बेहतरीन नोट्स हैं, अगर हम उनको परचेज़ कर लेंगे, उनको कंप्लीट कर लेंगे, तो हमारी नौकरी लग जाएगी। ये आपका विश्वास है ना, तभी तो आप हमसे जुड़े हुए हो। तो ये आधारभूत घटक है, बेसिक घटक यही है, बिना विश्वास के कुछ नहीं होता है, ठीक है ना? तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। 25 नंबर, समाजशास्त्र शब्द कौन से 2 शब्दों से मिलकर के बना है? बताइए। आपको सबको पता है ये लैटिन शब्द से बना है समाजशास्त्र, लेकिन लैटिन भाषा के कौन से 2 शब्दों को मिला करके समाजशास्त्र शब्द का निर्माण किया गया है? देखिए, सोसाइटीज़ और लॉजी, केवल सोसाइटी, सोशियस और लोगो या फिर इनमें से कोई नहीं। आइए आंसर देखें। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सोशियस और लोगो इन 2 शब्दों को मिला करके समाजशास्त्र बनाया गया है। अब ये जो सोशियस शब्द है ना और ये जो लोगो शब्द है, ये लैटिन भाषा का शब्द है। ये आपसे ज़रूर पूछेंगे कि इनमें से कौन-सा मतलब कि जो समाजशास्त्र है, वो किस भाषा से बना है? तो लैटिन भाषा से बना हुआ शब्द है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। ऑप्शन सी सही रहेगा। नंबर 26, नाबार्ड का प्राथमिक फ़ोकस क्या है? नाबार्ड के बारे में आपको बता रखा था ना, जैसे हमारे लिए आरबीआई है, जैसे कि एसबीआई हो गया या फिर आपका अन्य बैंकें हो गई, उनके लिए आरबीआई होता है बॉस, मुखिया कौन होता है? आरबीआई होता है सभी बैंकों का। उसी तरह से जो ग्रामीण बैंकें होती हैं, जो गाँव में बैंक होती हैं, जो सहकारी बैंक हैं या फिर ग्रामीण बैंकें होती हैं, उनका मुखिया कौन होता है? तो उनका मुखिया नाबार्ड होता है। तो नाबार्ड का मुख्य फ़ोकस क्या है? नाबार्ड का मुख्य कार्य क्या है? यह आपसे पूछा है। व्यापार करना, व्यापार गाँव में थोड़ी व्यापार अभी करने जा रहे हो, ठीक है? बीमारी से रोकथाम, बीमारी से नाबार्ड का कोई लेना-देना नहीं है। ग्रामीण बैंकिंग, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। गाँव में जो बैंक हैं, उन पर नियंत्रण करने का काम नाबार्ड के द्वारा किया जाता है, ठीक है? चलिए, नंबर 27, ऐसे नेता जो दूसरों की नहीं सुनते हैं, यानी दूसरों की बात सुनते ही नहीं हैं, बल्कि खुद सारे फैसले लेते हैं, ऐसे नेता को हम क्या कहते हैं? आइए ऑप्शन देखें, आप अपने आप आंसर लगाने वाले हैं। आइए देखते हैं। लोकतांत्रिक कहते हैं, मानवतावादी कहते हैं, निरंकुश कहते हैं या फिर सभी कहते हैं? बताइए क्या होगा इसका आंसर? अभी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अब तो आप इतने समझ गए होंगे, लगातार क्लास अगर ले रहे होंगे तो आप समझ गए होंगे कि ऐसा नेता भैया जो किसी की नहीं सुनता, केवल खुद की करता है, ऐसे नेता को हम क्या कहते हैं? एग्ज़ाम्पल बता दें, हिटलर इसका सही एग्ज़ाम्पल हो जाएगा। अब हिटलर को क्या कहते थे? निरंकुश नेता कहते थे, ठीक है ना? वो क्या था? एक निरंकुश नेता था, वो किसी की नहीं मानता था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ऐसा नेता जो दूसरों की नहीं सुनता, खुद काम करता है, खुद पर सारी फ़ोकस रखता है, तो उसको हम निरंकुश नेता कहते हैं। चलिए 28 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन-सा श्रव्य दृश्य सामग्री के अंतर्गत आता है? ठीक है? अंतर्गत शामिल नहीं है, ध्यान रखना। देखो हम भी भूल गए, नहीं शब्द पर ज़रूर गौर करना। आपसे कह रहा है कौन-सा इनमें से श्रव्य दृश्य सामग्री के अंतर्गत नहीं है, यानी जिसको सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। लेकिन इसमें कहा है कि इसमें से एक ऐसा है जिसको सुन और देख नहीं सकते हैं, कौन-सा है? यही पूछा है। डॉक्यूमेंट्री, डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म आपने देखी होगी, छोटी-छोटी फ़िल्म बनाई जाती है 15 मिनट की, 20 मिनट की, तो डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म होती हैं। तो वो क्या होती हैं? देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। उसके बाद में दूरदर्शन, दूरदर्शन पर आप देखते भी हैं, सुनते भी हैं। वीडियो टेप जो वीसीआर चलते थे पहले, वो भी क्या उसको भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं। लेकिन जो टेप रिकॉर्डर होता है, जो एफएम वगैरह टेप रिकॉर्डर होता है, उसको हम केवल और केवल सुन सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। यानी कि ये केवल श्रव्य सामग्री के अंतर्गत आएगा, यानी ये दृश्य श्रव्य सामग्री के अंतर्गत नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। चलिए 29 पर चलते हैं। सबसे निवेदन है शेयर ज़रूर करना। पिछले 2-3 दिनों से आप लोग शेयर नहीं कर रहे, बहुत कम व्यूज़ आ रहे हैं, ठीक है ना? फिर हमारा मन एकदम से विचलित हो जाता है, ठीक है? चलिए, कार्यात्मक संगठन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? किसने कार्यात्मक संगठन की स्थापना की थी? यह आपसे पूछा जा रहा है। मनोवैज्ञानिक के 2 से 3 प्रश्न आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएँगे। जब हम मिनी मॉक टेस्ट शुरू करेंगे ना 60-60 प्रश्नों वाला, तो उसमें ये सारा कुछ रिवीजन हो जाएगा आपका, ठीक है ना? और बढ़िया तैयारी होकर के जाएगी आपके एग्ज़ाम में। एफ टेलर, पीटर, अरस्तू या फिर फेयोल, कौन है कार्यात्मक संगठन का जनक? चलिए आंसर देखें। ऑप्शन नंबर ए यानी कि एफ टेलर जो हैं वो कार्यात्मक संगठन के जनक हो जाएँगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, पंचवर्षीय योजना से फिर से एक प्रश्न है। दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी? तो अभी आपको बताया है कि पीसी महालनोबिस जी के द्वारा दूसरी पंचवर्षीय योजना की पूरी रूपरेखा तैयार की गई थी, ठीक है?
चलिए, अब यहाँ पर 4 ऑप्शन और हैं, डीपी धर, फजल अली, चरण सिंह, इन लोगों ने क्या-क्या किया, वो सब आगे हम आपको कराने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आपको नोट्स अपने परचेज़ कर लेने हैं, नोट्स मँगवा लेने हैं। आप लोग अगर नोट्स ले लोगे ना, तो उससे आपकी एक बेहतरीन तैयारी रहेगी। नोट्स ले लेंगे, फिर प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा, तो मिनी मॉक टेस्ट जो हम कराएँगे ना, उसमें आपको बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है और मज़ा भी आएगा उन टेस्ट को करने में। लेकिन अगर आप नोट्स नहीं लिए रहेंगे, पढ़े नहीं रहेंगे, सिलेबस कंप्लीट नहीं रहेगा, तो फिर सारी चीज़ें आपके ऊपर से जाने वाली हैं मिनी मॉक टेस्ट में, ठीक है ना? तो अभी अपनी नोट्स मँगवा लीजिए और उसको कंप्लीट कर लीजिए। जिनकी अभी बिल्कुल भी तैयारी नहीं हुई है, वो लोग भी अभी भी अपनी पूरी तैयारी कर सकते हैं और अभी भी 660 सीट में से 1 सीट पक्की कर सकते हैं, ठीक है? तो चलिए वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई, सक्सेस जंक्शन लाइव के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसको भी आपको जॉइन कर लेना, वहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हम आपको बताते रहते हैं, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगली जो आपकी प्रैक्टिस सेट आने वाला है, वो प्रैक्टिस सेट होगा बाल विकास का, यानी कि बालक देखभाल और शिक्षा का प्रैक्टिस सेट नंबर 8। इस तरह से सारे प्रैक्टिस सेट आपके करवा दिए जाएँगे। जब 10-10 प्रैक्टिस सेट पूरे हो जाएँगे, तो ये आपकी एक अच्छी तैयारी हो जाएगी, ठीक है? चलिए 11 तारीख यानी कि कल शाम तक हम आपको ये नोट्स प्रोवाइड कराएँगे, प्रैक्टिस सेट की और आपकी टॉप 100 की। उसके बारे में कल सुबह वाली वीडियो में आपको हम पूरी जानकारी दे देंगे, ठीक है? चलिए फिर मिलते हैं कल सुबह, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।